नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 57। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 56, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा पिछला वाला। और कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी कि इससे पहले के सभी पार्ट डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं उसमें जितने भी प्रीवियस पार्ट हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी जो है ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न क्या था? द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? ये जो है वो प्रश्न था और आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चार ऑप्शन थे आपके: आशा भोसले, मृणालिनी साराभाई, MS सुब्बुलक्ष्मी या लता मंगेशकर। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई। तो जिसने जिसने ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर दिया था उसका बिल्कुल सही है। बात करें कि पब्लिश कब हुई थी ये आत्मकथा इनकी, तो 2004 में जो है वो पब्लिश हुई थी। पुस्तक का पूरा नाम है इनका द वॉइस ऑफ द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, ये जो है पूरा नाम है। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? मुगलों को हुआ था, राजपूतों को हुआ था, मुगल और राजपूत दोनों को हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं अकबर की जो राजपूत नीति थी वो आखिर थी क्या। तो अकबर की जो राजपूत नीति थी, इसका उद्देश्य था कि साम्राज्य के स्थायित्व के लिए जो राजपूत हैं उनकी सहानुभूति प्राप्त करना। अकबर ने क्या किया था, जो राजपूत राजा होते थे उनको बादशाह द्वारा जो प्रदत्त जागीर है उसके अलावा अपनी जो पैतृक जागीर थी, पैतृक जागीर, वो उस पर भी कह सकते हैं शासन करने का अधिकार जो है वो दिया था। जबकि जो राजपूत थे उनके अलावा जो अन्य अमीर थे उनके साथ ऐसा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए था। तो बात करें अब उत्तर की कि अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मुगलों और राजपूत दोनों को ही लाभ जो है वो हुआ था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित में से समीक्षात्मक सोच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण घटक जो है वो कौन से हैं? सिद्धांत, अभ्यास, रुख या ध्यान? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। एक और दो, एक दो और तीन, एक और चार, या एक दो तीन और चार? चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हैं। समीक्षात्मक सोच जो प्रश्न में बात की गई है, इसकी यदि बात करें तो ये एक कह सकते हैं चिंतन कौशल के अंतर्गत आता है, जिसमें सोच की कह सकते हैं आवश्यकता होती है। और समीक्षात्मक जो सोच है उसमें सुधार के लिए सिद्धांत है, अभ्यास है, रुख है, ये सभी जो घटक हैं वो भी जो है वो आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम जो कि बाल कल्याण के लिए जो है वो कार्य करती है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ जो है वो सही हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म से भी आपको समझ में आ जाएगा कि बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस जो है वो एजुकेशन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उससे ही आपको समझ में आ रहा है कि बाल कल्याण के लिए जो है ये कार्य करती है। और यदि हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की कह सकते हैं इसको। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा द्वारा 1946 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ये आपका एक अर्ध शासित संस्था के अंतर्गत आता है। और इस कोष का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य और पोषण आदि जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से बाल कल्याण जो है, जो कि प्रश्न में आपका पूछा गया था, उसको प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्चतम चिंतन का कौशल है? ज्ञान, सीखना, रचना या स्मृति? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर सी
रचना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उच्चतम चिंतन कौशल रचनात्मक है और ये कह सकते हैं अन्य सभी जो चिंतन कौशल है उसका उपयोग भी करती है। अन्य यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ये सभी श्रेणियाँ होती हैं। ये जो श्रेणियाँ होती हैं कुल 6 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी? तो आपकी होती है पहली ज्ञान, दूसरी समझ, तीसरी उपयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो ये 6 श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी रचना जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसलिए, उन्हें घर त्याग कर दिया था इसलिए, उन्होंने घोर तपस्या की थी इसलिए, या वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे इसलिए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध या कह सकते हैं महात्मा बुद्ध क्यों कहलाए। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसीलिए उनका नाम बुद्ध जो है वो पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परियोजना कार्य से जुड़ा जो है वो नहीं है? क्या यहाँ पर प्रश्न में लिखा है? नहीं जुड़ा है। जब 4 ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। डायरेक्ट हम उत्तर की बात करेंगे। 4 ऑप्शन है, मैं लगभग 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप जहाँ पर जो ऑप्शन है उनको जो है वो पढ़ सकें। कौन सा विकल्प आपको बताना है परियोजना कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है? चलिए बात करते हैं उत्तर की अब कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कह सकते हैं छात्रों को प्रासंगिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना, ये आपका परियोजना कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी आपके जो है वो सभी सही हैं। परियोजना की बात करें तो परियोजना में होता क्या है, जानकारी एकत्र करने के लिए जो छात्र होते हैं या उनका जो समूह होता है उसको समूह कार्य से जोड़कर जो है वो व्यस्त किया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं विचारों और अवधारणाएं जो हैं उनके साथ साथ वास्तविकता की भी तुलना की जाती है, बच्चे अनुभवी बनते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां। जमायते इस्लामी निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है? अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, लेबनान का या सऊदी अरब का? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश जो है वो सही हो जाएगा। तो बांग्लादेश का ये जो राजनीतिक दल है उसका नाम है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1941 में जो है स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो अबुल अला मौदूदी जो है इसके संस्थापक थे, अबुल अला मौदूदी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न आपका क्या है अगला आठवां। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित स्थलों में से किसमें चावल की खेती के साक्ष्य जो है वो पाए गए? लोथल में, कालीबंगा में, धौलावीरा में या चान्होदड़ो में? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन लोथल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1800 ईसा पूर्व में, लगभग 1800 ईसा पूर्व में चावल की जो खेती है उसके सबूत गुजरात के लोथल स्थल पर जो है वो पाए गए थे। तो लोथल कहाँ पर? गुजरात। इसके अलावा ये तो जो प्रश्न में पूछा है वो हो गया, परंतु दूसरा एक स्थल है जहां पर जो चावल है उसकी भूसी पाई गई थी। तो वो कहाँ है? वो आपका गुजरात जो है उसमें अहमदाबाद जो है उसके पास रंगपुर में जो है वो है। यानी कि वहां पर जो है वो साक्ष्य पाए गए थे चावल की भूसी के। गुजरात में अहमदाबाद के पास रंगपुर में चावल की भूसी के जो है वो साक्ष्य पाए गए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न नवा। प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति अभी नहीं की है? अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, आपसे कह रहा है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, चंद्रमा पर आदमी भेजने की या अंतरिक्ष में आदमी भेजने की या एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। आपको बताना है कौन सा भी जो लक्ष्य है वो भारत ने हासिल नहीं किया है। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? भौतिक में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति। तो प्रथम भारतीय की यदि बात करें तो भौतिक में या भौतिक शास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर चंद्रशेखर। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी भी मैंने लिख दिया है। इन्हें 1930 में, कब? इन्हें 1930 में यह सम्मान जो है वो मिला था। और
जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनका जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास जो है वो हुआ था। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो चंद्रमा पर आदमी भेजने में भारतीय कोई नहीं अभी तक गया है, परंतु नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि भारत ने इसमें अभी तक प्रगति नहीं की है, तो ये आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। परंतु यदि आपसे पहला व्यक्ति पूछा जाए तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। बात करें अगले की अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, तो यहां पर जा चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और यदि महिला में पूछा जाए तो कल्पना चावला। और लास्ट वाला एवरेस्ट की चोटी वाला तो आप सभी लोग जानते हैं, बछेंद्री पाल जो है वो जाने वाली सबसे पहली जो है वो व्यक्ति या महिला जो है उसमें आती हैं। तो ये सभी ऑप्शन हो गए। चंद्रमा पर यहाँ पर वाला जो ऑप्शन है, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। अधिगम मॉडल क्या सुविधा प्रदान करते हैं? 4 ऑप्शन है। वे सीखने की शक्ति में वृद्धि करते हैं, ये सीखने की प्रक्रिया आसान बनाते हैं, वे अलग अलग सीखने की शैलियों को शिक्षण गतिविधियों से जोड़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, या वे रटना सीखने को बढ़ावा देते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि वे अलग अलग सीखने की जो शैली हैं उनको शिक्षण गतिविधियों से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको सुविधाजनक बनाते हैं। जब बात की जाए अधिगम मॉडल जो है वो क्या सुविधा प्रदान करते हैं, तो इसके संबंध में। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो पारंपरिक मॉडल है वो सीखने के बजाय मुख्य रूप से जो छात्र हैं उनके व्यक्तित्व पर भी कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो केंद्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है, आपको बताना है। फाइलेरिया, मलेरिया, पीत ज्वर या यक्ष्मा। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यक्ष्मा जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं मच्छर से जो है वो नहीं फैलता, या इसका मच्छर जो है वो वाहक नहीं होता है। इसका वाहक जो है हवा जो है उसके माध्यम से फैलता है। जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो हवा के माध्यम से ये जो है अपना जो लार है उसको संचारित करता है। यक्ष्मा को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे इसी को तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, इसी को क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, इसी को टीबी के नाम से भी जानते हैं, एमटीबी के नाम से भी जानते हैं। तो ये अलग अलग इसके जो है वो नाम हैं। और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये कि ये जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ों को प्रभावित जो है ये करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। कुहन और पीस ने अनुदैर्ध्य मात्रात्मक जांच क्यों विकसित किया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो लगभग मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आप जो ऑप्शन है उनको पढ़ सकें और सही उत्तर जो है उसको छाट सकें, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा कि जांच में मचान सिद्धांत या सहारा देना की प्रभावशीलता जो है उसको परखने हेतु जो है ये विकसित किया गया था। यहाँ पर बात हो रही है अनुदैर्ध्य मात्रात्मक जांच की, और किसने विकसित किया था? तो कुहन और पीस ने जो है वो किया था। और इसमें इन्होंने जो सिद्धांत है इसके प्रभाव को जानने के लिए 4ठी से 6ठी कक्षा के बच्चों का सर्वेक्षण करके जो है ये अध्ययन तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित जो है वो हो सकता है। धन विधेयक जो है आपका राज्यसभा में पेश जो है वो नहीं किया जा सकता, परंतु लोकसभा की बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके द्वारा प्रमाणित धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जो है वो भेजा जाता है।
और राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करने का उसके पास कोई हक होता है। तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है, परंतु महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो लोकसभा का होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। समीक्षात्मक सोच कला और मानविकी के छात्रों के लिए क्या अर्थ रखती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। समीक्षात्मक सोच कला और मानविकी के छात्रों के लिए क्या अर्थ जो है वो रखती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ग्रंथों को पढ़ना और विश्लेषण करना। तो जो कला और मानविकी है उसके छात्र सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में कह सकते हैं विश्लेषणात्मक जो ढंग है उससे सोचते हैं और इस तरह से वे ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं और उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं, और यही आपका ऑप्शन में लिखा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं 15। गांधी जी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं थे? टॉलस्टॉय, बाइबिल, लेनिन या अपनी माँ से? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। गांधी जी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं थे? चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि लेनिन जो है वो सही हो जाएगा। तो गांधी जी लेनिन जो है उनसे कह सकते हैं प्रभावित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं 16। न्यूरो भाषाई समीक्षात्मक सोच क्या है? एक से अधिक भाषा सीखना, मानसिक बाधाओं को दूर करने का उपकरण, संज्ञानात्मक वृद्धि उपकरण या तंत्रिका कोशिका पर बल देने वाली सोच? आपको बताना है न्यूरो भाषाई समीक्षात्मक सोच जो है वो क्या है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मानसिक बाधाओं को दूर करने का उपकरण। न्यूरो भाषाई समीक्षात्मक सोच आप कह सकते हैं एक मानसिक विकास उपकरण होता है जो कि मानसिक जो बाधाएं होती हैं उसको दूर करने में उपयोगी जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था। चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सही हो जाएगा। तो दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली जो सल्तनत था उसके खिलजी वंश का, किस वंश का था? नाम से यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि खिलजी वंश का दूसरा जो है वो शासक था। जन्म इसका कब हुआ था? 1266 में, और मृत्यु हुई थी 1316 में। जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, और मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो ये सब हो गया इसके बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका पहले नाम जो है वो जूना खां था, जिसे बाद में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नाम दिया गया था। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अधिवास भूगोल के अंतर्गत आता है? मानव निर्मित जो उपनिवेश है उनका आकार, रूप और कार्य, या आदिवासियों जो है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो आबादियों जो है वो लिखा है। आबादियों के विचार विमर्श वितरण और संचरण की डैश अवधारणा का स्थान। तीसरा कह रहा है विशेष क्षेत्रों में अलग अलग जो किस्म है उसके खेत और खेती की प्रणाली का विकास। और चौथा कह रहा है सरकार, राज्य और देश। आपको बताना है अधिवास भूगोल के अंतर्गत जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो आता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि मानव निर्मित उपनिवेश जो है उनका आकार, रूप और कार्य, ये आप कह सकते हैं आदिवास भूगोल आदिवासों के आकार, रूप और जो मनुष्य द्वारा निर्मित बस्तियां हैं उनके कार्य से जो है वो संबंधित होता है। और उसके साथ साथ ये उनके ऐतिहासिक विकास जो है उसका विश्लेषण करने का कार्य भी करता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या जो है वो कारण था? पहला कारण यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना,
दूसरा कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, तीसरा कह रहा है कि मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, और चौथा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या जो है वो कारण था। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो मुसलमान है उनका सहयोग प्राप्त करना, यही जो है वो मुख्य रीजन था। यदि बात की जाए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का कारण। चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए हेरोडोटस ने, ऑप्शन बी हिकैटियस ने, ऑप्शन सी हिप्पार्कस ने, ऑप्शन डी इराटोस्थेनीज ने। ऑप्शन एबीसीडी टाइप करके भी आप बता सकते हैं या डायरेक्ट नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।